बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुपैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCDM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। छात्रों, हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। छात्रों, आज हम आपकी पुस्तक से पान नंबर 6 पर दिया हुआ पाठ क्रमांक 3 गाना बजाना पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी पुस्तक खोलिए। पाठ नंबर 6 पर ये पाठ गाना बजाना हम पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 3 गाना बजाना। इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी इस पाठ के लेखक हैं। गाना बजाना। चलिए छात्रों, कुछ परिचय हासिल करते हैं हम राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु सन 1968 बिहार में हुई। इनका परिचय है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है वो निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कृतियां हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। अमर ज्योति, तथागत, नाटक, माटी, गेहूं और गुलाब, निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, उपन्यास, चिता के फूल, जीवन तरु, कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा, शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी, कविता संग्रह आदि। छात्रों, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो कृतियां हैं वो बहुत सारी हैं। उन्होंने निबंध, नाटक, कविता बहुत कुछ लिखा है। चलिए छात्रों, हम देखते हैं इस गद्य के बारे में। गद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। उन्होंने इस पाठ में हमें गाना बजाना के जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे मुतारिफ कराया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पाठ क्रमांक 3 गाना बजाना। इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। गाने बजाने का शौक सभी मनुष्यों को होता है। जो लोग स्वयं गा या बजा नहीं पाते, उन्हें गाना बजाना सुनने का शौक तो होता ही है। गाने बजाने के तरह तरह के ढंग होते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कुछ देशों के वाद्यों और गायन वादन के ढंग के बारे में बताया है। इसकी अतिरिक्त उन्होंने ये भी देखा है
कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों के वाद्यों और हमारे वाद्यों में साम्य है। वाद्य अर्थात इंस्ट्रूमेंट, जो गाना बजाने के साधन होते हैं, उसे यहाँ पर जो है वो वाद्य कहा गया है। जैसे कि आप जो है वो इस तस्वीर में देख सकते हैं, गाने बजाने के मुख्तलिफ वाद्य जो है वो आपको दिखाए गए हैं। ढोल, बाजा आदि। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वो चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नजदीक बजा दीजिए, वो चुप, शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। देखिए छात्रों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी अपने निबंध में लिख रहे हैं कि कोई बच्चा रो रहा है, पीपू पीपू, तो उसे चुप कराने के लिए हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे लेकिन वो चुप नहीं होता। और उसे चुप कराने के लिए अगर हम पीपू ही लेकर उसके सामने बजा दें, पीपू ही अर्थात छोटी बांसुरी, तो जैसे ही हम पीपू ही लेकर उसके सामने बजाएंगे, वो चुप हो जाएगा और मुस्कुराने लगेगा और उसे जिद लेने के लिए जिद तो वो ज़रूर करेगा। ये देखिए आपके सामने पीपू ही की तस्वीर लगाई गई है। बाजे में यह करामत है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी अपने निबंध में लिखते हैं, वो बता रहे हैं कि बाजे में जो है ये करामत है ही, यानी कि ये एक करिश्मा है कि हम रोते हुए बच्चे के सामने जब पीपू ही बजा देंगे या कोई और वाद्य बजाएंगे तो वो जो है वो खुश होकर हंसने लगता है। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य की जाति जो है वो अपने बचपन में रही होगी, है ना, जो मनुष्य है वो अपने बचपन में रहा होगा, यानी कि जब वो छोटा होगा बचपन में, जब विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, तालीम और इस तरह जो इंटेलिजेंस में जो तरक्की हो चुकी है वो नहीं हुई होगी, उस समय भी मनुष्य में गाने बजाने का शौक जो है वो ज़रूर रहा होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। उच्छ्वास ऊपर को खींचा हुआ सांस। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है कि हम अपने फीलिंग, अपने एहसास को प्रकट करते हैं, हम उसे महसूस करने लगते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। कोई भी गाना हो, कोई भी संगीत हो, अगर उसके साथ बाजा बजाया जाए, उसके साथ कोई वाद्य हो बजाने वाला, तो उसमें वो भड़कदार बना देता है उस गाने को, यानी उसमें तड़क भड़क आ जाती है, चमक आ जाती है, चमक दमक आ जाती है, उसको चार चांद लग जाते हैं और वो बहुत ही दिलचस्प लगने लगता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, यानी कि कितने भी पसमानदा देश में आप चले जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। आप छात्रों, यहाँ पर आप अपने मुल्क भारत की ही, अपने देश भारत की ही मिसाल ले लीजिए कि हमारे देश भारत में जो है वो गाने बजाने को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत पॉपुलर है गाना बजाना। लोग गाना सुनना, गाना देखना पसंद करते हैं।
तो यहाँ पर राम वृक्ष जी जो है वो गाना बजाना इस निबंध में हमें मुख्तलिफ वाद्यों और गाने बजाने के जो फ़ायदे हैं, उससे मनुष्य को किस तरह के एहसास होते हैं उसके बारे में हमें बताने की कोशिश की है। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कोई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पिपोही बना ली गई होगी। किसी पोपली चीज में छोटे छोटे कंकर रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। देखिए छात्रों, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो यहाँ पे हमसे बता रहे हैं कि पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कोई चीज़ को इकट्ठा करके उसे पीट पीट कर उससे शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े, जो मरे हुए जानदार जानवर होते हैं, उनके चमड़े को पोपले कद्दू पर, पोपले अर्थात जो भीतर से खाली हो, तो कद्दू जो एक बड़ा सा होता है, उसका आकार बड़ा होता है, तो उस कद्दू को खाली करके उसके ऊपर चमड़ा मढ़कर ढोल बनाई गई होगी और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पिपोही यानी के बांसुरी बना ली गई होगी। किसी पोपले चीज में छोटे छोटे कंकड़, पोपले अर्थात खाली, तो किसी पोपले चीज में अगर छोटे छोटे कंकड़ रख दें और उसे हिलाएं डुलाएं तो उसके अंदर से जो है स्वर निकलते हैं, तो उस स्वर को निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो है वो जो जिन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि पहले कौन सा बाजा बना होगा, उन लोगों ने अंदाज़ा इस तरह लगाया कि किसी मरे हुए पशु के चमड़े को कद्दू के ऊपर मढ़कर उसे ढोल बनाई गई होगी, नरकट की गांठों से पिपूही बनाई गई होगी और छोटे छोटे कंकर जो है वो किसी पोपले चीज़ में भरकर झुनझुना बनाने की प्रक्रिया की गई होगी। छात्रों, आप लोगों को पता है कि हम जो स्वर हैं वो किसी तरह भी कोई भी चीज़ को बजाकर हिलाकर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक खाली डब्बा ले लें, टिन का डब्बा या प्लास्टिक का डब्बा, और उसमें हमारे घर की जो मुख्तलिफ दालें हैं, मटकी, मटर, चने वगैरह हैं, उसको भरकर भी अगर हम उसको हिलाएं डुलाएंगे, जिस तरह मुख्तलिफ तरीके से हिलाएंगे तो उसे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ तरह के स्वर निकलते हैं। तो गाना बजाना जो है वो इंसान के अंदर होता है, इंसान जिस तरह फील करता है, जिस तरह वो सोचता है, उस के मुताबिक जो है वो स्वर किसी भी चीज़ से निकाल सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना, चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको ढोल बताई गई है, तो बहुत सारे देशों में 3 बाजे, 3 वाद्य हैं, ढोल, पिपूही, बांसुरी और झुनझुना। ये 3 वाद्य हैं, चाहे उनका आकार प्रकार यानी उनकी जो बनावट है, उनका जो बाहरी लुक है वो अलग होगा, लेकिन ये 3 बेसिक वाद्य यूज़ किए जाते हैं। इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं।
वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम। अमेरिका की रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका की हबशी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर लेखक अपने निबंध में बता रहे हैं कि वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो वनवासी लोग हैं उनके गाने बजाने पर जब गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि उनके गानों में ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ताल संगीत में नियत मात्राओं पर हथेली से स्वर उत्पन्न करना है ना। हथेली पर थाप मारकर जो ताल निकाली जाती है उसे कहेंगे यहाँ पर संगीत का ताल। संगीत में नियत मात्राओं पर वो मात्राएं जो है वो नियत होती हैं, हथेली से स्वर उत्पन्न किया जाता है, उसे कहते हैं ताल। तो वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनेंगे हम तो हमें ध्यान मिलेगा कि उसमें ताल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सुर पर कम। सुर वो होता है जिसे कहते हैं आवाज़ या स्वर। अमेरिका की रेड इंडियनों को देखेंगे या अफ्रीका के हबशी लोगों को तो गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ पर है। ताल को उनके यहाँ प्रमुखता हासिल है, यानी कि वो बहुत आला दर्जा रखता है। रेड इंडियनों का टमटम और हबशी लोगों का ढोल। अब देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेड इंडियनों का है टमटम, और हबशी लोग अफ्रीका के हबशी लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला वो है ढोल। ताल ही देता है, ढोल और टमटम जो है वो ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है, यानी उनकी एक ढोल की भाषा बन गई है। उन्होंने एक ढोल की भाषा का आविष्कार कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है कि वदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। अब देखिए छात्रों, आगे अपने निबंध में लेखक बता रहे हैं कि गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश में, पसमानदा से पसमानदा देश में भी लोगों में दिखाई देता है, मिलता है। लेकिन मध्य अफ्रीका के जो लोग हैं वो खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल अर्थात गाने वाले लोग, तो उनका जो गवैया दल है जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है, उसे पूरी सम्मान इज्जत मिलती है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत है, एक मुसीबत है। क्या मुसीबत है? आगे निबंध में लेखक कह रहे हैं कि वदंती है कि वदंती अर्थात जनश्रुति,
जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। देखिए ये आफत है मध्य अफ्रीका के लोगों की, कि जो सबसे अच्छा दल होता था गाने वाला, उन लोगों की राजा जो है वो आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश ना चला जाए। यानी वो गाने वाले लोग उसके देश में ही रहें, उसका राज्य छोड़कर किसी और राज्य में ना चले जाएं। इसी वजह से वहाँ का जो राजा था वो उनकी आंखें निकलवा लेता था। हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा यानी कि इंस्ट्रूमेंट मशहूर है, प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकलते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि हर पूर्वी देश में एक ना एक बाजा यानी कोई एक बाजा जो है वो बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। जैसे कि भारत में वीणा प्रसिद्ध है। वीणा ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो कि आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है। तो हमारे भारत देश का जो प्रसिद्ध बाजा है वो है वीणा। हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। आप लोगों ने सरस्वती देवी की तस्वीर देखी होगी, वो तस्वीर में आपने देखे होंगे कि वो वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम यानी चीन के प्रसिद्ध बाजे का नाम है राजा। क्या नाम है बच्चों? राजा है। इसमें क्या किया जाता है, एक काठ का तख्ता लटका रहता है और उसमें 2 पंक्तियों में 16 पत्थर लगाए जाते हैं आट आट करके, और एक दूसरे तख्ते की मदद से इस पत्थर को बजाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को राजा की तस्वीर बताई गई है। ये चीन में बहुत प्रसिद्ध बाजा माना जाता था। तो उस पत्थरों के टुकड़ों पर जो है वो काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है, और बर्मा का प्रसिद्ध बाजा है ढोल तरंग। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्ध वृत्ताकार में रखते हैं, और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। अब बर्मा के बाजे का यहाँ पे वर्णन किया गया है। लेखक कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न आकार के, अलग अलग आकार के जो है वो 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में आधे दायरे में रखते हैं, और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जापानी लोगों का भी जिक्र किया है लेखक ने। वो कहते हैं कि जापानी लोग जो है वो बांस के पोपले यानी कि खोखले, खाली बांस के टुकड़ों को क्रम से रखकर उसे नंबर से रखते हैं, और उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, है ना। वो बांस के टुकड़ों को एक क्रम से लगाते हैं और उनको पीट कर जो है वो स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे कहते हैं एंगलोंग। क्या कहते हैं बच्चों? एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत की ये सम्मान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। और जापान में भारत के ही जैसा जो है वो तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है अर्थात प्रतिष्ठा है, आदर है, लोग उसकी बहुत कदर करते हैं। हमारे भारत में तार से जो बने बाजे हैं वो हैं सितार, सारंगी, वीणा। ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। जिस तरह हमारे भारत में सितार, सारंगी, वीणा है, उसी तरह जापान में भी तार वाले बाजे पाए जाते हैं।
उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। अब लेखक जो है वो उत्तरी अमेरिका के बारे में बता रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, शुमाली अमेरिका के जो रेड स्किन जाति के गवैये होते हैं वो मस्त होते हैं। मस्त मतलब मतवाले होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। हमने देखा इससे पहले कि ढोल क्या होती है, पिपूही यानी कि बांसुरी, छोटी बांसुरी और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े ले गा लेते हैं। ये 3 ही बाजे की मदद से वो बहुत अच्छे से गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ अधिनिवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। वहाँ के कुछ आदिनिवासी लोग, वहाँ के रहने वाले लोग जो है वो एक विचित्र यानी एक अजीबोगरीब ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। क्या करते हैं उत्तरी अमेरिका के लोग, एक छोटा सा ढोल लेते हैं, उसमें पानी भर के रख देते हैं और अपने स्वर, अपने को जो स्वर चाहिए, स्वर के अनुसार बनाने के लिए वो उस ढोल से पानी कम या ज़्यादा करते रहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बांधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे कंट्री, देश का जिक्र करते हुए लेखक कह रहे हैं कि कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं, बहुत ही अजीब गरीब होते हैं। न्यासालैंड टापू के जो गवैये हैं वो एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। खिचड़ी यानी कि बहुत सारी चीज़ों के मिलाप से जो बनता है उसे कहेंगे खिचड़ी। तो जो न्यासालैंड के टापू के गवैये हैं वो बाजों की खिचड़ी बनाते हैं। पैर में क्या करते हैं वो लोग, अखरोट के छिलके बांधे रहते हैं, सूखे अखरोट के छिलके बांधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं, नाचते हैं तो एक ही साथ जो है वो झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। इस तरह जो है वो न्यासालैंड टापू के गवैये जो है वो क्या करते हैं, बाजों की खिचड़ी बना देते हैं। फिजी के अधिनिवासी एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। अब लेखक जो है वो आगे दूसरे देशों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो फिजी के आदिवासी लोग हैं जो वहाँ कर आकर बसे हुए हैं, वो एक लंबी सी बंशी अर्थात बांसुरी, एक लंबी सी बांसुरी जो है वो अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मलाया देश में भी ऐसी अजीबोगरीब बंशी जो है वो देखी गई है, यानी वहाँ पाई जाती है, लोग ऐसी बजाते हैं। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, जो लकड़ी के मरिम्बा का प्रयोग करते हैं, उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। मरिम्बा, यहाँ पे मरिम्बा का भी अर्थ है बांसुरी, बड़ी बांसुरी। तो वो 4-4 जो है वो आदमी उसको बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। अब देखिए, सिंगा अर्थात फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा जो बहुत बड़ा सा होता है, तो हमारे देश में ये
जो है प्रसिद्ध बाजा है, तो हमारे देश का ये जो बाजा है सिंगा, वो दूसरे देशों के लिए जो है वो आश्चर्यजनक है, यानी कि लोगों को हैरत में डाल देने वाला है। तो इस तरह इस निबंध में लेखक ने मुख्तलिफ भिन्न भिन्न प्रकार के बाजों का जिक्र किया है और किस देश में कौन सा बाजा जो प्रसिद्ध है वो बताया है। इस पाठ को पढ़कर हमने भिन्न भिन्न प्रकार के बाजों के नाम, उनके बजने के तरीके और वो किस देश में प्रसिद्ध है ये जाना। चलिए छात्रों, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर हल करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। संजाल पूर्ण करो। पाठ में आए हुए बाजों के नाम, इस तरह हमें पाठ में आए हुए बाजों के नाम बताना है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। पाठ में आए हुए बाजों के नाम सारंगी, वीणा, ढोल, सितार। पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। मरिम्बा, राजा। इस तरह दो हमें बाजों के नाम दिए हैं और हमें उनकी जानकारी लिखने के लिए कही गई है। तो हम लिखेंगे मरिम्बा, ये मैक्सिको का काठ से निर्मित वाद्य है। इस वाद्य पर एक ही साथ 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। राजा, ये चीन का प्रसिद्ध वाद्य है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है। इस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मार कर तरह तरह के स्वर निकाले जाते हैं। लिखो जापान के तार वाले बाजे। तो हम लिखेंगे जापान के तार वाले बाजे जो है पाठ में नाम आए हैं सितार, सारंगी। बाजा गाने को बना देता है। बाजा गाने को क्या बना देता है? भड़कदार और दिलचस्प। इस तरह हमने ये संजाल पूर्ण किया कि बाजा गाने को बना देता है भड़कदार, तड़क भड़क, यानी कि बहुत अच्छा बना देता है, दिलचस्प बना देता है। छात्रों, गृह कार्य के सवाल आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अनुवाद करो। अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र की 10 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो, है ना। जो आपकी मातृभाषा है उर्दू, तो उसके समाचार पत्र यानी कि अखबार की 10 पंक्तियों को पढ़ो और उसको हिंदी में अनुवाद करके लिखो। उसका हिंदी में अनुवाद करो, अपनी कॉपी में लिखो। धन्यवाद छात्रों। आशा करती हूँ कि आज का ये जानकारी जो आपको दी गई है भिन्न भिन्न प्रकार के गाना बजाने के बारे में, तो आपको ये पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।